Hello everyone, welcome to my UPSC. UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक भी अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अभी टाइम है, राइट टाइम कर सकते हैं अभी भी शुरू। ज़्यादा आवर्स देने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ जो जितने टेस्ट हो रहे हैं उनका PDF मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और आपको मॉक टेस्ट का लिंक भी मिल जाता है, जिससे आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 37 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 38 डिस्कस करेंगे हम। अब 37 टेस्ट हो गए तो कम से कम अब तो आप लोग ये कमेंट करना बंद कर दीजिए कि हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में करवाइए। क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहे हैं? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे, जिससे पता रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो रहे हैं। यहाँ पे लेट्स बिगिन। और सभी टेस्टों में 30 क्वेश्चन मिलते हैं जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा मिल जाता है। भारत के पास G20 प्रेसिडेंसी अभी 2022 में आएगी। देखिए अभी 14 से 16 को जो G20 है उसकी होगा ये इंडोनेशिया में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। जो G20 है ये इंडोनेशिया में हो रहा है अभी 14 से 16 नवंबर। और भारत है जो G20 का अध्यक्ष बन जाएगा दिसंबर 2022 से। एक साल के लिए G20 का अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तो ये पूछा है कि जो 2022 में अब ये भारत की G20 की प्रेसिडेंसी है उसका थीम क्या है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ये G20 प्रेसिडेंसी के लिए इसका लोगो, थीम और वेबसाइट इनका शुभारंभ किया अभी थोड़े टाइम पहले, दिन पहले। तो देखिए जो G20 है उसका जो लोगो है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो रंग है उनसे इंस्पायर होकर बनाया है। मैं दिखा देता हूं आपको, इसका लोगो याद रहेगा। ये G20 का लोगो है। अब इसमें से G20 लोगो है वो एक तो राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा लेके बनाया है ये। दूसरा, इसमें जो पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह जो समर्थक दृष्टिकोण है उसको बताता है। G20 के लोगों के नीचे भारत भी है। और इसकी जो थीम है, जो इसका सब्जेक्ट है, विषय है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये इसका थीम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज G20 पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है वसुधैव कुटुंबकम जो इसमें लिया है G20 की थीम में वो किस उपनिषद में है। देखिए ये प्राचीन संस्कृत का पाठ है, उससे लिया है। महाउपनिषद में है। ये किस में है? महाउपनिषद में है। यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपने सुना होगा एक श्लोक पहले स्कूल में पढ़ाते थे जब, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो ये यहीं से लिया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये आपको लोगो इसीलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा वसुधैव कुटुंबकम। G20 प्रेसिडेंसी की थीम है ये, भूलना नहीं है। मैचिंग वाला है। कौन सा जो मैच है वो सही नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि गलती नहीं हो। वुदुवर जो अभयारण्य है तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। जो वुदुवर अभयारण्य है ये तमिलनाडु में है। सोलवुग वेटलैंड है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अंशुपा लेक है, ये ओडिशा में है। और तंपारा लेक है जो वेटलैंड है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका। ये सही नहीं है क्योंकि जो तंपारा लेक है ये वेटलैंड है, ये कहाँ पे है? ये है गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का। उड़ीसा का जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। देखिए ये सारे जो आपको करवाए हैं ये वेटलैंड्स हैं। रामसर वेटलैंड्स आपने सुना होगा, वो है ये।
तमपारा जो लेक है, वेटलैंड है, ये कर्नाटक में नहीं है, उड़ीसा में है, और ये मीठे पानी की झील है उड़ीसा की। हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया नहीं है, ये अभी बनेंगे। ये एक्चुअली अभी 16 से 17 दिसंबर को 16 से 17 दिसंबर को ये इनकी एनुअल बैठक होगी, 95th एनुअल बैठक होगी इनकी अब 16 से 17 दिसंबर 2022 में। अब इससे आइडिया लगा सकते हैं आप कि 95th बैठक होगी तो इसकी स्थापना कब की गई होगी। इसकी स्थापना फिक्की जो ये है, ये भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और एक शीर्ष लेवल का है जो ये व्यापार संगठन है। ये गैर सरकारी है और एनजीओ जैसा है, गैर लाभकारी संगठन है। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिक्की का हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है, और इसकी स्थापना की थी 1927 में। महात्मा गांधी है, उनकी सलाह पे ये जो उद्योगपति थे जीडी बिड़ला और जो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे, उन्होंने, ये ध्यान रखना, जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, इन्होंने महात्मा गांधी की सलाह पे इसकी स्थापना की थी। अभी जो प्रेजेंट में है फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अभी आज की बात करें तो फिक्की के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं संजीव मेहता, मिस्टर संजीव मेहता, ये फिक्की के अभी प्रेसिडेंट है। और अब कौन बन जाएंगे? ये श्री पांडा बन जाएंगे, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है इसके, सुब्रकांत पांडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादातर खाली रहता है, ये पद है जो कभी कभार ही इस पे कोई अध्यक्ष बनाते हैं, बाकी एक ज़्यादातर खाली रहता है। सुब्रकांत पांडा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे थोड़ा सपोर्ट रहेगा। इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा है? मिसमैच है या इनकरेक्टली मैच है? रियो शिखर सम्मेलन 1992, देखिए रियो समिट है, रियो समिट 1992 में हुआ है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और ये किससे रिलेटेड है? ये एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है, किस पे? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे। ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस है, किस पे? एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट। दूसरा बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन है, ये कब हुआ है? ये 1986, ये सही नहीं है, 1986 में नहीं हुआ, ये 1989 में हुआ था। और इसको ये कब से फोर्स में आया था? ये आया था 1992 से। ये किससे रिलेटेड है? ये है जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ जो हैजार्ड्स, वाटर, वेस्ट और डिस्पोजल है, उससे रिलेटेड है। इट इज ए कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ जो हैजार्ड्स, वेस्ट है, उससे रिलेटेड है। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस बाउंड्री वेस्ट से रिलेटेड है। तो ये करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि ये गलत है। आगे और थोड़ा इसको देख लेते हैं। कार्टेजना प्रोटोकॉल 2000 में, ये सही है। एक क्वेश्चन 101% यहाँ से पूछा जाता है, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनसे, इसीलिए आपको थोड़ा आगे से करवा रहा हूँ मैं इसको। ये पहले भी करवाए हुए हैं, आगे भी करवाते रहेंगे, इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करवाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है बायो सेफ्टी पे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायो सेफ्टी। नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल ये अडॉप्ट किया 2010 में, और ये कब? 2014 से इफेक्ट में आया है। ये किससे रिलेटेड है? जेनेटिक रिसोर्सेज से। एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ही है ये, जो जेनेटिक रिसोर्स हैं उनसे रिलेटेड है, उनका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग और बेनिफिट, उनका यूटिलाइजेशन, उससे रिलेटेड है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड ये सारे बाकी सही है। एक इनकरेक्ट है, बी इसका आंसर आएगा। ये 1989 है, 86 का नहीं है बेसल कन्वेंशन।
निम्न में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई है? देखिए ये क्वेश्चन पहले करवाया गया है, आपको वापस इसलिए करवाया है ताकि रिवीजन पर्पज से, क्योंकि ये क्वेश्चन के काफ़ी चांसेज है पूछे जाने के। एनजीटी अभी जिस हिसाब से स्टेट बाय स्टेट फाइन लगाती जा रही है, पंजाब, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्यों पे जो एनजीटी किसी पे 1000 करोड़ का, किसी पे 900 करोड़ का, किसी पे 2000 करोड़ का फाइन लगाया जा रहा है। किस लिए? कि वो एनवायरनमेंट के जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको वापस करवाया जा रहा है ताकि आपको याद रहे। ये पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई थी, तो ये वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी इसका आंसर है ए सुब्रमण्यम समिति, TSR सुब्रमण्यम, TSR सुब्रमण्यम। ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं कि गूगल पे सर्च करते हैं। अब गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे क्या है, या तो जिसने पैसे दे के एडवर्टाइज करवा रखा है उसका पोस्ट सबसे ऊपर आएगा, या फिर जिसने अपनी पोस्ट को सबसे ज़्यादा शेयर कर रखा है उसका आएगा, या जो पुरानी पोस्ट है वो आ जाएगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि आपने कुछ भी गूगल पे सर्च किया, सपोज दैट ये ही क्वेश्चन है जो अभी पूछा एनवायरनमेंट समिति से रिलेटेड, अब इसका अगर कोई और भी आंसर आ गया तो आप सीधा फिर रात के 1:30 बज रहे होते हैं या फिर रात के 2:30 बज रहे होते हैं, आप मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि आप ये गलत क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। तो ये आपको थोड़ा सा इस पर पेशेंस रखना चाहिए, या आपका रिसर्च अच्छा होना चाहिए कि आप है जो गूगल में जो चेक करते हैं, गूगल में सभी चीज़ें सही नहीं होती है, आपको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गूगल में कुछ भी दिख गया, आपने पहला कोई आर्टिकल मिल गया और उसी पे खोल लिया और वो आपको सही मिल गया। कई बार तो आप ओपन भी नहीं करते हैं, उसी के आर्टिकल की पहली लाइन पढ़ के ही उसमें जो दिख जाता है उसी को आंसर मान के बस मैसेज कर देते हैं। तो इस तरीके से मत किया कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की बात हो रही है। MSP देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 फसलों पे ये MSP है ये बढ़ाई है। अब MSP कौन तय करता है? MSP तय करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। ये है दिस वन, CACP है ये, कृषि लागत और मूल्य आयोग। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज ये तय करता है MSP भारत सरकार की तरफ से। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1965 में, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना हुई है। और अभी आप देखिएगा 6 फसलों पे MSP बढ़ाई है, और 6 कौन कौन सी फसलें, उनके नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा आप। निम्न में से किसने 1935 को 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दासता का चार्टर कहा था? ये किसने कहा है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये, इसमें कुछ विशेष पावर्स थी गवर्नर जनरल के पास। और जिन्होंने हिस्ट्री के वीडियोज नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा चैनल पे क्लिक करके, या फिर इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ टेस्ट सीरीज़ का लिंक अवेलेबल है उसी के नीचे आपको एक और लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप एक ही जगह सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको एक ही जगह सारे वीडियो देखने हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ देख सकते हैं। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको ये इसका लिंक सेंड कर दिया है, आप अपना ईमेल चेक कीजिए, और जो व्हाट्सएप पे ले रहे हैं वो मैसेज करके इसका ले सकते हैं, टेस्ट का PDF या इसका लिंक मिल जाएगा। ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसको दासता का चार्टर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। VL 2041 ये किस फसल की किस्म है? ये जो VL 2041 है ये कौन सी फसल की वैरायटी है? कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में है आपके,
तो ये पूछा जाता है कई बार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो कृषि अनुसंधान संस्थान है उसने ये नई किस्म तैयार की है VL 2041, ये गेहूं की नई किस्म है। अब ये कहाँ पे तैयार की है? ये उत्तराखंड में तैयार की है। जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा है उसने तैयार की है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। और अभी इसका है जो वार्षिक बैठक भी होने वाली है इसकी, एक्चुअली हो चुकी है इसकी वार्षिक बैठक, अभी रिसेंटली है जो ये 61st वार्षिक बैठक हुई थी इसकी, जो ये कृषि अनुसंधान संस्थान है उसकी, मध्य प्रदेश में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर MP में। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची होती है कॉन्करेंट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और ये कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो केंद्र सरकार के सब्जेक्ट है, विषय हैं कि कौन कौन सी चीज़ें केंद्र सरकार के काम करेगी, किन में राज्य सरकार नियम कानून बना सकती है, और कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है वो, जो दोनों से ही रिलेटेड है। देखिए ये जो समवर्ती सूची है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में है, संविधान का जो 7वां शेड्यूल है उसमें है ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, इसको मैच करना है। देखिए आप में से बहुत सारे मैसेज आते हैं कि क्या ये YouTube पे जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं ये देख के भी ये सफिशिएंट रहेगा क्या? देखिए वीडियो देखने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। अगर वीडियो देखने से एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं है, वीडियो देखने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, उसके बाद आपको उसको लिखना भी पड़ता है, अदरवाइज तो वीडियो देख लोगे तो 30वें क्वेश्चन तक पहुँचोगे, जब तक पहले क्वेश्चन में क्या बताया वो आपके दिमाग से निकल चुका होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, लिख के पढ़ना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? ये जो ग्राम पंचायत है उनके गठन से संबंधित है। आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली जो BCCI है उसने मेल और फीमेल जो क्रिकेटर्स हैं उन दोनों का जो पे है, उनकी जो सैलरी है वो बराबर कर दी है। जो गर्ल्स है, विमेन क्रिकेट टीम है और मेंस क्रिकेट टीम, इन दोनों का पे बराबर कर दिया है, तो ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। काम करने का अधिकार, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये थ्रू आउट पूरे साल भर चर्चा में रहता है, ये सही है आर्टिकल 44। ये आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी करेक्ट मैच कर रहा है। ये सारे ही ऑप्शन है ये सही से मैच कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन 100% आता है, यहाँ से आप जरूर इनको सीरियस लीजिएगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत वाला, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। शेर की पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है? ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये एक्चुअली एक लुप्त होती प्रजाति है ये, और ये कहाँ पे पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में। और स्पेशली कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे वेस्टर्न घाट नहीं दिया जाता है, तो ये नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पाया जाता है। और ये क्यों विलुप्त होता जा रहा है? ये जो बंदर है या जो है ये इसलिए गायब होता जा रहा है क्योंकि अब क्या हो गया है, जो चाय है, कॉफ़ी है, या जो एग्रीकल्चर है, इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए पॉन्ड्स, डैम्स, ये इस तरीके की चीज़ें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, या जो ये खेती से चीज़ें हैं, इनका जो विस्तार हो रहा है उसकी वजह से ये विलुप्त होता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था?
1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका एक परिणाम नहीं था, इनमें से कौन सा? भारत में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये बिल्कुल सही है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो यूरोपियन सोल्जर थे उनकी संख्या बढ़ा दी थी। सिपाहियों के विभिन्न वर्गों का मिश्रण किया गया था, ये सही है। ये भी कि अलग अलग रेंज में उसमें रहेंगे तो ये कहीं फिर से रिवोल्ट नहीं कर दे कोई, तो सबको मिक्स कर दिया था। व्यपगत का सिद्धांत, ये भी सही है। हिंदुओं और मुस्लिमों का तुष्टीकरण, ये 1857 की देन नहीं है, ये 1947 के बाद की देन है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। निक्ष्य मित्र पहल किस रोग से संबंधित है? निक्ष्य मित्र पहल ये कौन से रोग से संबंधित है? अभी टीबी उन्मूलन के लिए एक बार फिर से आह्वान किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और ये कब तक के लिए किया है? 2025 तक के लिए। ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 2025 ईयर, एक्चुअली ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। अभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी उसने सभी जो स्टेट के सेक्रेटरीज हैं उनको लेटर लिखा है इसके लिए, निक्ष्य मित्र के लिए, और जो टीबी रोगी हैं उनको गोद लेने के लिए अधिकारियों को भी प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है इसमें, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें अब तक कई कैबिनेट लेवल के जो सेक्रेटरी उन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को गोद भी ले लिया है, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के जो अधिकारी हैं उन्होंने। और अभी पढ़ा होगा आपने न्यूज़पेपर में, कैबिनेट सेक्रेटरी है झारखंड के हैं, उन्होंने जामताड़ा में जो टीबी क्लिनिक है वहाँ इलाज करवा रहे थे, 15 टीबी पेशेंट थे, उन सारे 15 टीबी पेशेंट को झारखंड के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने गोद लिया है इनको। तो ये निक्ष्य मित्र किससे है? ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि झारखंड का है, पूरे इंडिया लेवल का, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नदियों और उनके स्रोत, वितरण, सहायक, इनको विचार कीजिए। ठीक है, रिवर है इधर, तो सारी नदियां हैं, इधर इनका कोई सोर्स है या कोई ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, इनको मैच करना है। ये जो दे रखे हैं ये सही मैच हो रहे हैं या नहीं, देखते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी लोग देखते हैं आप में से लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। सतलज रिवर, राकसताल लेक, ये सही है सतलज का। दूसरा सोन रिवर, यमुना की सहायक नदी है। देखिए सोन जो रिवर है ये यमुना की नहीं है, ये गंगा की सहायक रिवर है, तो ये सही मैच नहीं कर रहा है। रावी, बारालाचाला पास, सो जो रावी है ये बारालाचाला पास से नहीं है, ओरिजिनेट होती है। रावी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमाचल प्रदेश में ही है ये भी, लेकिन वो रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास से। जो रोहतांग दर्रा है उसके उत्तरी भाग से निकलती है। आप ज्योग्राफी के लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको, वो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फिर मैंने जैसे बताया उसका लिंक नीचे डाल दूंगा वीडियो में, देख लीजिएगा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ये सही है। उनके अलावा आपको ज्योग्राफी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा। अगर कुछ करना है आपको तो प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आप अपने लेवल पे कीजिए या फिर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। गोमल है, गोमल ये सिंधु, ये सही है। जो गोमल है ये सिंधु नदी की एक सहायक रिवर है, और ये कहाँ पे है? जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे है ये। सुरू नदी है, रोहतांग पास दे रखा है। सुरू रिवर एक्चुअली पेंसिला पास से, पेंसिला दर्रे के पास से जो पेंजेला ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, पेंसिला पास, और उसमें भी पेंजेला ग्लेशियर है, पेंजेला ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। और ये कहाँ पे है?
कारगिल। सो ये भी गलत है। तो करेक्ट कौन से हैं? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए, टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो UNFCCC, ये इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा है? किस पे? क्लाइमेट चेंज पे। ये है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टियों का सम्मेलन। ये है सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यूक्रेन की सीमा काला सागर और भूमध्य सागर दोनों से लगती है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपको लगेगा ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स की तरफ से पूछे जाएंगे आपसे। रोमानिया, पोलैंड और बेलारूस यूक्रेन के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से स्टेटमेंट बेस पूछे जाएंगे। हो सकता है एक लाइन में पूछ लिया जाए, या 2 स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए, या 4 में पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। रोमानिया, पोलैंड और बेलारूस यूक्रेन के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। जिब्राल्टर, जो जलडमरू मध्य तक यूक्रेन के माध्यम से एक संकीर्ण मार्ग द्वारा पहुंचाया जा सकता है। सही पूछा है। सो देखिए, इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। और हर टेस्ट में आपको बोला है ज्योग्राफी का क्वेश्चन जब भी कीजिए मैप के साथ जरूर कीजिए। जो पहला ऑप्शन था कि यूक्रेन की सीमा काला सागर, जो ब्लैक सी है, और मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, दोनों से लगती है। यूक्रेन की सीमा है जो दोनों से नहीं लगती है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है रोमानिया, पोलैंड और बेलारूस यूक्रेन के साथ ये लैंड शेयर करते हैं। ये सही है। बेलारूस, पोलैंड और रोमानिया, ये तीनों यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य तक यूक्रेन के माध्यम से एक संकीर्ण मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो ये गलत है। जिब्राल्टर तक इससे जो स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप, उससे नहीं पहुंचा जा सकता। आप इस मैप में जरूर देखिएगा, जब भी आप सही से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ओनली सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरा ही सही है। एपिस करिंजोडियन, जो हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? 200 वर्षों के बाद ये मिला है प्रजाति, एपिस करिंजोडियन। ये किससे संबंधित है? देखिए, ये वेस्टर्न घाट की एक नई स्पेसीज मिली है, और इसे भारतीय ब्लैक हनीबी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? भारतीय ब्लैक हनीबी। और उसी को बोला जाता है एपिक करिंजोडियन। यह है हनी बी। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एपिक करिंजोडियन। एपिस करिंजोडियन। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये और जम्मू कश्मीर में कहाँ? नहीं, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है। अब तो अलग अलग हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये लेह में है एक्चुअली। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। अगर कहीं पहले ये जम्मू कश्मीर करवाया हुआ है तो आप इसको लेह करके आइएगा। कहाँ पे है ये? लद्दाख में है, लेह में। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। जवाहरलाल नेहरू नहीं है यहाँ, महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये स्टेटमेंट पहला ही गलत है।
देखिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया था? चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में कब बदला गया था? ये 1989 में बदला गया था चुनाव आयोग को। पहले 3 सदस्य नहीं हुआ करते थे चुनाव आयोग में, 1989 से 3 सदस्य हो गए चुनाव आयोग में। सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है आपको किसी टेस्ट में, रिवीजन के लिए दिया है ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। नदियों के साथ निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं पर विचार करें जिन पर उन्हें क्रियान्वित किया गया है। घोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, ये कृष्णा रिवर, शाहपुर कंडी परियोजना, रावी उकाई सिंचाई परियोजना, ताप्ती। कौन सा सही मैच कर रहा है ये देखना है, सही मैच कौन सा कर रहा है। देखिए शाहपुर कंडी परियोजना, ये रावी रिवर, ये सही है। उकाई है, ये ताप्ती, ये भी सही है। शाहपुर कंडी परियोजना है, ये पंजाब में रावी नदी पे चल रहा है। और जो घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना है, ये एक्चुअली कृष्णा रिवर पे नहीं है, ये है वेनगंगा जो है उस पे है। वेनगंगा रिवर है महाराष्ट्र में, उस पे है ये वेनगंगा रिवर, उस पे है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड और थर्ड दोनों इसके स्टेटमेंट सही है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र, इसको परिभाषित किया गया है, किस में परिभाषित किया गया है? CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को। देखिए ये जो IPCC है, IPCC, अगर आप अभी तक शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये IPCC क्या है। ये है क्योटो प्रोटोकॉल, जो उत्सर्जन में कमी परियोजनाओं के लिए ये प्रदान करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंडेक्स रेजिडेक्स किससे संबंधित है? इंडेक्स जो रेजिडेक्स इंडेक्स है वो किससे संबंधित है? ये बात हो रही है इंडेक्स की, कौन से इंडेक्स की? रेजिडेक्स जो इंडेक्स है उसकी। रेजिडेक्स इंडेक्स है ये जो भूमि की कीमतें हैं, लैंड प्राइसेज हैं, उससे संबंधित है। ये एक्चुअली 2007 में जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उन्होंने लॉन्च किया था। जो भारत के जो सिटीज हैं, तमाम शहर, उनमें जो आवासीय कीमतें हैं उनका ये सूचकांक प्रदान करेगा और उसका नाम दिया था रेजिडेक्स इंडेक्स। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संकल्प कीजिए, संकल्प क्या है? ये इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। स्किल एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्किल्स एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये प्रमोशन। सी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके की एक एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड या उनके लिए या एजुकेशन से रिलेटेड जो कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वो ये पूछे जाता है एक क्वेश्चन ऐसा। और ये प्रोजेक्ट, इसका एम क्या था? इम्प्लीमेंट करना था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसका नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था। और ये कब लॉन्च किया था? 15 जुलाई को। ये ध्यान रखिएगा। ये मैच करवाने हैं, कौन सा सही से मैच हो रहा है, कौन सही मैच नहीं हो रहा है। ये जो जोड़े दे रखे हैं ये इधर डांस फॉर्म है और ये इधर स्टेट है। जो आपके सैलिएंट फीचर्स ऑफ कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसका है क्वेश्चन। राउत नाचा छत्तीसगढ़, ये सही है।
नाटी उत्तराखंड। देखिए नाटी कहाँ का है, ये उत्तराखंड का नहीं है एक्चुअली, ये हिमाचल प्रदेश का है। फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ का है, ये फुगड़ी पंजाब का नहीं है, ये गोवा का है। दुमहाल, ये दुमहाल जम्मू एंड कश्मीर का है। ये सही मैच कर रहा है, तो पहला और चौथा ही सही मैच कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी आएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके और डिटेल ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यापक दृष्टि प्रदान करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान का मार्गदर्शन करता है। ये जो रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ये एक पहला है इस तरीके का जो सपोर्ट करता है इनिशिएटिव जो मेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंज है इंडिया में उनको एड्रेस करने के लिए। टू एनेबल, एम्पावर, एम्बोल्ड नेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। देश वन बी। ये क्या है, ये प्रोवाइड करवाता है ओवर सर्चिंग विजन दैट गाइड्स रिसर्च इनटू एरियाज एंड दैट आर सोशियली रिलेवेंट। और क्वेश्चन में भी सोशियली रिलेवेंट ही पूछा है। पनामाराम हेनोरेरी, ये प्रसिद्ध प्रजनन स्थल कहाँ है, ये बगुले के लिए जो है ये ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ पे है, पनामाराम हेनोरेरी। ये अभी करंट का क्वेश्चन है, ये चर्चा में है, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ये मालाबार रीजन में है। कहाँ पे है, मालाबार जो रीजन है उसमें है। मालाबार रीजन ये वाला केरला तट यहाँ पे है ये। और ये जो पनामारम है ये पनामारम रिवर है एक्चुअली, इस पर ये इसका निर्माण किया जा रहा है। 9 प्रजातियों का किया जा रहा है एक्चुअली यहाँ बंगले की, ऐसा पहला है। GIF स्टैंड्स फॉर। देखिए कई बार इसको आपका GIF की जगह JIF भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही है JIF। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं कई बार इमोजी GIF। ये वो जो है GIF, ये ग्राफिक्स इंटरफेस, ये ICT का क्वेश्चन है आपके, इस तरीके से पूछा जाता है एक क्वेश्चन एग्जाम में। टेस्ट सीरीज से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको क्या पढ़ना है वो मिलता रहेगा, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। समाचारों में देखा जाने वाला एक उग्रवादी समूह अल शबाब किस पर आधारित है। ये दोनों क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के हैं। अभी ये जो ग्रुप है इसने लगभग 100+ लोगों को किलिंग्स की है, और होपफुली हो सकता है कि आने वाले टाइम में UN में इस पे बैन वैन लगे कुछ। ये एक इस्लामिक कट्टरपंथी सलाफी जिहादी समूह है जो सोमालिया में है और पूर्वी अफ्रीका में कहीं और सक्रिय है। ये सोमालिया या पूर्वी अफ्रीका में कहीं सक्रिय है। ये जो अभी आपने पढ़ा होगा सोमालिया में गृह युद्ध चल रहा है, उसमें ये सक्रिय शामिल है, और इसके हमलों में लगभग अभी 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। ये चर्चा में डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में की पूछ लीजिए, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।